तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा पूछा भी जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन को हम एनसीईआरटी बेस्ड लेवल पे पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर और कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है और क्या सीक्वेंस होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के फटाफट। तो चलिए बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअल में होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें डीएनए से फाइनली आपका एक आरएनए बनता है। तो चलिए इसे थोड़ा रिप्रेजेंट करके इसके थोड़े बेसिक्स वगैरह के बारे में जानते हैं। आप सभी लोगों ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में सुना ही होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, फिर ये जो डीएनए होता है ये कन्वर्ट होता है आपके आरएनए में। आरएनए भी क्या है, आपका एक तरीके का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर है। मतलब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई आरएनए की फॉर्म में, आरएनए से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हुई प्रोटीन की फॉर्म में, और प्रोटीन फाइनली इट्स अ फाइनल स्ट्रक्चर, इट्स अ फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब डीएनए से जो डीएनए बनता है, जो डीएनए से डीएनए बनता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ये जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर भी डिस्कस करा है, अपने लास्ट की जो वीडियो हुई है हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर, और हमने यूकैरियोट्स के अंदर भी डिस्कस करा है। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। इसी प्रोसेस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, और उसके बाद आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको हम कहते हैं बच्चों ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर। आरएनए की जब हम बात करते हैं तो आरएनए क्या होता है, आरएनए इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं डीएनए से जब हम बात करते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल, यूरासिल प्रेजेंट होता है। और यहां पर सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप आल्सो प्रेजेंट इन द राइबो शुगर। राइबो शुगर के अंदर सेकंड प्राइम ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहता है, राइबो शुगर। अब डीएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए भी यूकैरियोट्स की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे तरह के आरएनए होते हैं, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो उनमें भी बहुत सारे तरीके के आरएनए होते हैं। हम बात करते हैं कौन कौन से आरएनए होते हैं जिनके ऊपर हमें मेन फोकस रखना है और जिनके बारे में नीट एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो, जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स, तो उनके अंदर बहुत सारे आरएनए होते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या फिर हम बात करें ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए इन शॉर्ट। ठीक है, मैसेंजर, इनका नाम होता है एम फॉर मैसेंजर, ये होते हैं राइबोसोमल, और एक होते हैं आपके ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए। उसी तरीके से यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर भी एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, इनके साथ साथ प्लस आपके कुछ माइक्रो आरएनए प्लस स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, या फिर हम बात करें स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो एमआईआरएनए और एसआईआरएनए होता है ये कहलाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस टेक्निक। तो इनके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं केवल और केवल अपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में, कि जैसे आपके मैसेंजर आरएनए फॉर्म होते हैं, या फिर हम बात करें राइबोसोमल आरएनए फॉर्म होते हैं, या फिर टीआरएनए फॉर्म होते हैं। तो इनके बारे में हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए जानेंगे कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने कुछ बेसिक्स के बारे में डिस्कस करा और बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं बाकी सारी चीजों को। तो सबसे पहले कंसेप्ट और डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी किया गया फ्रॉम द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इनटू अ आरएनए मॉलिक्यूल। वही बात, डीएनए से आपका क्या कॉपी किया है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक अलग स्ट्रक्चर दिया गया जिसका नाम है आरएनए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जिस प्रोसेस को अभी हमने डिस्कस करा, ये जो प्रोसेस है आपके सामने, ये जो आपके सामने प्रोसेस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, ये कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बेटा सेंट्रल डोग्मा। इसका नाम होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा को जो डायग्नोस करा था वो करा था आपके फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक इन्वेंट करा था, बताया था, खोज करी थी फ्रांसिस क्रिक। जो वॉटसन एंड क्रिक आपने मॉडल देखा है ना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें से जो साइंटिस्ट थे, सेकंड साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने
डिस्कवर करा था ये सेंट्रल डोगमा ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये सेंट्रल डोगमा दर्शाता है कि किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आपकी फ्लो करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब सबसे पहले जो डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर उसी डीएनए से फाइनली ट्रांसक्रिप्शन होता है और आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स के बाद फाइनली ट्रांसलेशन होता है, उसके बाद फाइनली प्रोटीन बनता है। तो इस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस होती है, ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। प्रिंसिपल द बेस्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंटैरिटी अब ए पेयर विद द यू नॉट टी, मतलब आरएनए की बात करेंगे तो थायमीन की जगह यूरासिल होगा और ए हमेशा यू के साथ पेयर बनाएगा। की फैक्ट अनलाइक रेप्लिकेशन ओनली अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए एंड ओनली वन और टू स्ट्रैंड्स इज कॉपी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा रेप्लिकेट डीएनए ही रेप्लिकेट हो रहा था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जिसे हम जीन कहते हैं केवल वही ट्रांसक्रिप्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ अ सिंथेसिस स्ट्रैंड ऑफ अ मैसेंजर आरएनए इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब जो ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज होता है, जो आरएनए सिंथेसाइज होगा, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, इसका 3 प्राइम से 5 प्राइम एक स्ट्रैंड है और दूसरा इसका स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहां से जो आरएनए ट्रांसक्राइब होगा तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस डायरेक्शन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं तो किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? डीएनए स्ट्रैंड्स विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, मतलब उसके लिए एक स्ट्रैंड चाहिए होता है, कौन सा? ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसी स्ट्रैंड को बेटा बोला जाता है, आपको याद रखना है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। इसी को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। याद रखनी है आपको ये सही बात है। इसी को माइनस स्ट्रैंड भी बोला जाता है, माइनस स्ट्रैंड, और इसी को एंटी सेंस भी बोला जाता है। ये सभी सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड होता है वो यूज करा जाता है और फाइनली सिंथेसाइज होगा इससे एक आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। ये जो सिंथेसाइज हुआ है इसी को बोलते हैं हम आरएनए, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ट्रांसक्रिप्शन से जो प्राप्त होगा उसको हमने ट्रांसक्रिप्ट बोला। आरएनए पॉलीमरेज रीड्स दिस स्ट्रैंड एंड रिजल्टिंग आरएनए हैज अ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। मतलब जब आप लोग सोचो, जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड है हमारा, ये वाला 5 प्राइम स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ऊपर वाला, इसको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड बोलते हैं बच्चों। अब यहां पर जो सीक्वेंस है, यहां पर सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल ATGC ATGC ATGC, ये सीक्वेंस है, कोई भी सपोज करा है हमने, हमें नहीं पता था। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहां पे कौन सा होगा? T होगा, A होगा, C होगा, G होगा, T होगा, A होगा, C होगा, G होगा, और फाइनली एंड सो ऑन, यहां पर T आ जाएगा, यहां पर A आ जाएगा, यहां पर C आ जाएगा, यहां पे G आएगा। तो ये अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमें करना है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए ये हमारा डीएनए का पार्ट गया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा। अब उसके लिए हमारा ये वाला स्ट्रैंड चाहिए होगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फाइनली सिंथेसाइज होगा हमारा किस तरीके का स्ट्रैंड, आप लोग खुद ही देखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में फाइनली स्टार्ट होगा। अब देखते हैं, अब टी की जगह क्या आ जाएगा? यहां पर ए की जगह क्या आ जाएगा? यू, क्योंकि यहां पे ए है तो टी तो आ नहीं सकता, टी तो हमेशा डीएनए के केस में आता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यू। तो यहां पे याद रखना है कि ए की जगह सिर्फ यू यू जुड़ता जाएगा और फाइनली आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। जी आ जाएगा, जी, और यहां पर क्या आ जाएगा? सी, और फिर फाइनली ए आ जाएगा और यहां पे यू, फिर सी, फिर जी, जी, और फिर फाइनली सी। सेम टू सेम ऊपर जैसा ही स्टैंड आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा और सी। ये देखो, ये जो बना है, ये जो स्टैंड बना है, इसे हमने कहा था आरएनए। दिस इज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किससे ज्यादा रिजेंबलेंस खाता है? ये देखो, ये इसके जैसा है, सेम टू सेम। आप लोग देखो, इस स्टैंड के जैसा, बस इसमें टी की जगह यू आ चुका है, जहां पे टी है वहां पे यू आ चुका है। तो इसको स्टैंड को हमने क्या नाम दिया था? कोडिंग स्टैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। मतलब मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, या फिर जब हमने आरएनए ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज करा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, वो सबसे ज्यादा रिजेंबलेंस खाता है कोडिंग स्टैंड से। तो आपको ये बात अपने कंसेप्ट में ध्यान रखनी है, क्योंकि नीट में बहुत पूछा जाता है ऐसे कंसेप्ट में। बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नीट के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड अगर साइमल्टेनियसली इन द प्रोकैरियोट्स। मतलब प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया या फिर आर्चिया की बात करें तो उनके अंदर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये फाइनली कपल्ड होते हैं। कैसे कपल्ड होते हैं? क्योंकि आप लोग देखो, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया और आर्चिया कैसे हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, न्यूक्लियोइड रीजन। मतलब जो डीएनए है इनका साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड है, साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड मटेरियल। तो यहां पर ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। आरएनए को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, साइटोप्लाज्म ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में हम इसे ट्रांसफर करते हैं आरएनए को साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो मतलब आरएनए और प्लस आपके जो ट्रांसलेशन मशीनरी है वो दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इसलिए प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कपल्ड रहते हैं। इस बात को ध्यान रखें।
दूसरा पॉइंट जो है, फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड एडेड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इज अ ट्राइफॉस्फेट फॉर्म, मतलब कि या तो एटीपी होगा या फिर जीटीपी होगा या फिर सीटीपी होगा या फिर यूटीपी होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूटीपी क्योंकि आरएनए है, और ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होंगे, हमेशा कोई मोनोफॉस्फेट फॉर्म में अटैच नहीं होगा। रेप्लिकेशन के केस में मोनोफॉस्फेट फॉर्म में अटैच होता था, आपको ये बात ध्यान रखनी है। वैसे तो उसमें फाइनली 3 प्राइम OH ग्रुप अटैच होता था पहले प्राइमर का, और वहां से आगे सिंथेसिस होना स्टार्ट होता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एंजाइम, एंजाइम की बात करें, ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है भाई, डीएनए से लेकर के आरएनए हमारा बनना है, और इसमें हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, और वो सबसे ज्यादा जो एंजाइम है यूज किया जाता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए एपी, ठीक है, आरएनए एपी मतलब आरएनए पॉलीमरेज। इसी का दूसरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज का जब बात करी थी हमने डीएनए पॉलीमरेज, तो वो कैसा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए से डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। यहां पर क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना हो रहा है, इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट रहती है। ट्रांसक्राइब ऑल द टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए, सभी को एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर देगा। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा काइंड ऑफ पॉलीमरेजेस। एसेसरी फैक्टर्स मतलब आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ और क्या चाहिए, सिग्मा फैक्टर रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टू रिकॉग्नाइज अ प्रमोटर। ये बहुत बार पूछा जाता है कि सिग्मा फैक्टर किस लिए यूज करा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार बना के मार्क्स कर लेना, मार्क कर लेना इस बात को। सिग्मा फैक्टर यूज फॉर रिकॉग्नाइज प्रमोटर, रिकॉग्नाइज प्रमोटर। अब प्रमोटर क्या होता है, इसके हम नेक्स्ट साइड में जाएंगे। प्रमोटर वो साइट होती है बच्चों जिसपे फाइनली आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज आकर के पूरे डीएनए में कहीं तो बाइंड होगा नहीं, ऐसे नहीं कहीं भी बाइंड हो जाए, नहीं, उसको एक रिकॉग्निशन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। वो रिकॉग्निशन फैक्टर का नाम है प्रोकैरियोटिक केस में सिग्मा फैक्टर। बात करते हैं रो फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन के लिए रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये रो जो प्रोटीन होता है ये एटीपी डिपेंडेंट टर्मिनेशन कैरी करता है। टर्मिनेशन मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट रहती है इसे, टर्मिनेशन, एटीपी डिपेंडेंट टर्मिनेशन। और इसकी जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। मतलब फाइनली जो आपका आरएनए ट्रांसक्रिप्ट सिंथेसाइज हुआ होता है उस पे कुछ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरीके से ये वर्क करेगा, आपका एटीपी को सिंथेसाइज करता रहेगा। एटीपी का यूज करके एडीपी प्लस पीआई को, और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहेगा और टर्मिनेशन करवा देगा। इन यूकैरियोट्स के केस में हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें एक आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, इसमें 3 आरएनए पॉलीमरेज है, डिफरेंट मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और हम बात करें ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर 1, 2 और 3, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लेना। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर याद रखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर कंप्लीट न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस रीजन होता है, उसमें राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 28S, 18S, 5.8S। अभी S का क्या मीनिंग होता है, इट इज अ सेवेंबर्ग कांस्टेंट। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा है, आप जाकर के सबसे पहले देखिए आप सेल वाली यूनिट को, जिसमें हमने राइबोसोम को डिस्कस करा है, सेल यूनिट को। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहा था न्यूक्लियोलस में, और आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये हेटेरोजेनस आरएनए को सिंथेसाइज करता है, मतलब आपके मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। और क्या सिंथेसाइज करता है, ये माइक्रो आरएनए को सिंथेसाइज करता है और एसआई आरएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये भी आपका न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये टीआरएनए को सिंथेसाइज करेगा। 5S राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसाइज करेगा और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। बिल्कुल ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, राइबोसोमल आरएनए को 28S, 18S और 5.8S आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, आरआरएनए को। पॉलीमरेज सेकंड फाइनली न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये माइक्रो आरएनए, एसआई आरएनए और मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। यही आपका ये हाइड्रोजनस आरएनए, इट्स अ प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, टीआरएनए, 5S आरएनए और एसएन आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। बिल्कुल भूलना नहीं है, इसे स्टार मार्क कर लेना है, जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट का मतलब होता है एक सिंगल की बात करते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी दिखती है इसके बारे में बात करते हैं, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है किस तरीके से। ये है आपका डीएनए, कौन सा वाला, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, और इसके ऊपर वाला कौन सा था, याद रखना है आपको, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो इसके पास कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो होना चाहिए जहां पर प्रमोटर रीजन हो, ये है आपका प्रमोटर रीजन, ये हो गया प्रमोटर रीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेन से लेते हैं दूसरा। फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट, ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको 3
कंपोनेंट्स के बारे में ध्यान रखना है बिल्कुल, कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो उसके यूनिट के पास, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास जहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस जीन के पास 3 ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए। सबसे पहला है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और थर्ड है टर्मिनेशन रीजन। टर्मिनेशन रीजन, प्रोमोटर रीजन पे फाइनली आरएनए आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेसेस। आरएनए पॉलीमरेसेस स्ट्रक्चरल जीन में होता है आपकी जेनेटिक सीक्वेंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जो कॉपी करेगा फाइनली डीएनए से, क्योंकि ये कैसा है, ये डीएनए है, को ध्यान रखना है इस बात को। टर्मिनेशन रीजन में होते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस जो आपके ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट करेंगे, रिक्वायर्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखनी है आपको ये बात है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या मतलब होता है कि जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, उसके पास 3 ऐसे कंपोनेंट होने चाहिए, पहला प्रोमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल, तीसरा है आपका टर्मिनेशन सीक्वेंस। तो क्या क्या होते हैं इनके फंक्शन मैंने लिख दिया है शॉर्ट में, आपको याद रखने हैं। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। डीएनए सीक्वेंस लोकेटेड अपस्ट्रीम, ये प्रोमोटर रीजन जो होता है, प्रोमोटर रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहां से होगा, यहां से। दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, +1 साइट बोलते हैं इसे। यहां से मतलब हमारा जीन होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेन होती है ना, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होता है। इससे पहले का जो रीजन कहलाता है, इसे हम कहते हैं बच्चों अपस्ट्रीम। इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम, जहां से हमारा डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और इससे पीछे का रीजन जो होता है वो कहलाता है हमारा डाउनस्ट्रीम। इसको भी आपको याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, ये वो साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा, यहां पे बाइंड होता है। फिर उसके बाद वो स्टार्टिंग कहां से करेगा, यहां से स्ट्रक्चरल जीन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेगा डीएनए से आरएनए के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। Promoter region present towards the 5' strand, 5' end of the structural gene. It is the site where the enzyme RNA polymerase bind. The presence of a promoter defines the template and the coding strand. It determines which strand will be transcribed. तो ये आपको बताता है किस तरीके से कि आपका जो टेम्पलेट है डिफाइन करता है कि वो टेम्पलेट है कौन सा और कौन सा कोडिंग स्टैंड है। ये आपका कैसा होगा, टेम्पलेट स्टैंड, ये आपको ध्यान रखना है। टेम्पलेट स्टैंड और ये है आपका कोडिंग स्टैंड। और ट्रांसक्रिप्शन किसका होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है हमेशा टेम्पलेट स्टैंड का, या फिर हम बात करें नॉन कोडिंग स्टैंड, इसी को हम नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं। यहां पे लिख देते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड। अब नॉन कोडिंग स्टैंड में आपको ध्यान रखना है 5' एंड की तरफ। अब ये जब उल्टा हो जाएगा, यहां पर इसे हम उल्टे साइड में लिखेंगे, तो यहां पर कौन सा रीजन आ जाएगा, आपका प्रमोटर, और यहां पर कौन सा आ जाएगा आपका टर्मिनेशन, इधर की साइड ये हो जाएगा टर्मिनेशन और ये हो जाएगा प्रमोटर। स्ट्रक्चरल जीन, द सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए। बस यही एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की रीजन होता है जिसको हमने स्ट्रक्चरल रीजन कहा है, स्ट्रक्चरल जीन कहा है। टर्मिनेशन टर्मिनेटर सीक्वेंस, अ सीक्वेंस लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टुवर्ड्स द 3' एंड, वही 3' एंड इधर की साइड आ जाएगा जब ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट होगा ऑफ द स्ट्रक्चर जीन, एंड इट इज द साइट वेयर द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप। टर्मिनेशन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टर्मिनेशन रीजन का यूज क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन बैक्टीरिया, अब बैक्टीरिया के अंदर किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है और किस तरीके से स्टार्टिंग होती है, इन तीनों स्टेप्स को भी पढ़ते हैं और उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करता है कि किस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनिशिएशन के वक्त में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे और सिग्मा फैक्टर आकर के रीजन को पहचानता है कि कौन से रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, और आरएनए पॉलीमरेज कोड एंजाइम गिविंग द एबिलिटी टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अनवाइंड एंड आरएनए पॉलीमरेज बिगिन द सिंथेसिस फॉर द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। देखो इनिशिएशन प्रोसेस में क्या हुआ, ये 3 प्रोसेस हम यहां पे लिखते हैं और बनाते हैं। इनिशिएशन प्रोसेस, इनिशिएशन प्रोसेस में सबसे पहले ये हमारा डीएनए है, ये 3' और ये है आपका 5' और ये है आपका 3', ये है आपका 5'। तो सबसे पहले सिग्मा फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर सबसे पहले +1 सिग्मा फैक्टर, ठीक, सिग्मा फैक्टर आता है और बाइंड करता है, बाइंड्स टू द रीजन नोन एज अ टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स। यूकैरियोट्स के अंदर ये बात ध्यान रखिए आपको, यूकैरियोट्स के अंदर जो रीजन होता है उसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं, ठीक है। सिग्मा फैक्टर आता है और बाइंड करता है, सबसे ये आ गया सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर बाइंड करा, और फाइनली फिर उसके बाद आता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आया और फिर इसने सिंथेसाइज करना स्टार्ट करा। ये सिग्मा फैक्टर है इसके साथ, यहाँ पे ये सिग्मा फैक्टर कुछ याद रखना है आपको।
थर्ड में आता है फाइनली आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर क्या स्टार्ट होता है, इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और स्टार्ट करेगा अनवाइंडिंग को, अनवाइंड करेगा, अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी और फाइनली आपका कुछ इस तरीके का एक बबल क्रिएट होगा, 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम, और यहां से फाइनली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करना है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को सिंथेसाइज करेगा और स्टार्टिंग करेगा। तो यहां से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, और इस तरीके से फिर इलोंगेशन प्रोसेस आएगा। थर्ड प्रोसेस इलोंगेशन, इलोंगेशन इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ अकॉर्डिंगली सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज लिख देते हैं यहाँ पे, सिंथेसाइज द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्ट एट द राइबोन्यूक्लियोटाइड based on rule of complementarity, complementarity ये बात आपको ध्यान रखनी है, कॉम्प्लीमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही वो ऐड करेगा राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को। थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, फाइनली जो इलोंगेशन, ये कहां से लिख दिया गलती से, वेट अ मिनट, देखो थर्ड प्रोसेस का नाम है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन प्रोसेस में क्या होगा, यही जो रेप्लिकेशन बबल है फाइनली आपका सिंथेसाइज कर चुका है कंप्लीट आरएनए, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, इस डायरेक्शन में फाइनली ये सिंथेसाइज कर चुका है आपका एक आरएनए, ये आपका सिंथेसाइज होगा, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो ये ट्रांसक्रिप्ट था, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में यहां पर बाइंड होता है एक प्रोटीन, टर्मिनेशन प्रोसेस के अंदर आता है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है बेटा रो प्रोटीन। यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है आपके रो प्रोटीन की, रो प्रोटीन ये एटीपी का यूज करता है और मूवमेंट करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन में, मतलब यहां पर ये बाइंड होगा और ये मूवमेंट करता हुआ जाएगा और फाइनली इस आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को यहां से निकाल देगा और हमारा क्रिएट कर देगा एक हेट्रोजिनस एचएन आरएनए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए, दिस इज अ रो प्रोटीन, रो प्रोटीन। तो ये होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। तो यहां से जो हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है उसको हम कहते हैं एचएन आरएनए। एचएन आरएनए का मतलब है हेट्रोजिनस आरएनए, हेट्रोजिनस आरएनए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हेट्रोजिनस आरएनए, और फाइनली क्रिएट होता है इसके अंदर, इसके बाद 5 प्राइम से 3 प्राइम एक मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये होता है केवल यूकैरियोट्स के केस में हेट्रोजिनस आरएनए क्रिएशन, और प्रोकैरियोट्स के केस में फाइनली आपका क्रिएट होता है एक मैसेंजर आरएनए। लिख देते हैं यहां पे स्टार मार्क करके, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द हेट्रोजिनस आरएनए इज सिंथेसाइज, सिंथेसाइज। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले था इनिशिएशन प्रोसेस, फिर इलोंगेशन प्रोसेस, फिर टर्मिनेशन, और टर्मिनेशन में हमने दोनों का ही एक साथ डिस्कस करा है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के केस में। तो जहां जहां पे जो जो डिफरेंस है वहां पे वो डिफरेंस बता दिया गया है कि टर्मिनेशन में हमेशा क्या होगा कि हेट्रोजेनस आरएनए सिंथेसाइज जो होगा वो होगा केवल यूकैरियोट्स के केस में, बाकी जो प्रोकैरियोट्स के केस में होगा वो नॉर्मली आपका मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होगा, या फिर हम बात करें आरएनए सिंथेसाइज होगा। अब यूकैरियोट्स का केस है तो इसमें आपके मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और आपके टीआरएनए सेम ही तरीके से सिंथेसाइज होंगे और सेम ही प्रोसेस रहेगा तीनों के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। यूकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो हमारा रह गया इलोंगेशन। The RNA polymerase moves along the DNA and causing the unwinding of the double helix, and it uses the ribonucleoside triphosphate as a substrate and the polymerize the RNA in the 5' to 3' direction. ये सब चीजें हम बात कर चुके हैं और हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देख चुके हैं। The polymerases work quickly, adding one ribonucleotide after one. Termination: once the RNA polymerase reaches the termination region, the newly synthesized RNA chain and the RNA polymerase enzyme separate from the DNA template. In many cases, rho factor is required for the separation, leading to the end of ट्रांसक्रिप्शन। मतलब बैक्टीरिया के केस में सबसे पहले इलोंगेशन फेज, फिर सबसे पहले इनिशिएशन फेज, फिर इलोंगेशन फेज, और फाइनली टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है जो 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है और फाइनली आपके आरएनए ट्रांसक्रिप्ट को रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है। हमें डिस्कस करना कि हमें 3 तरीके के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। हमें आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का पढ़ना पड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने इसका सिलेबस बहुत ही कंसाइज करा और कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में ध्यान रखना है, तो उन पॉइंट्स के बारे में बताया। उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस के बारे में नहीं बताया। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और बात करेंगे वो प्रोसेस कौन कौन से हैं।
तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्योंकि यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है कंप्लीट, तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ था, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए कहां है, न्यूक्लियस, और फाइनली आरएनए यहां पे सिंथेसाइज होगा न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर उसके बाद आरएनए को बाहर लाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन के लिए, साइटोप्लाज्म फॉर द ट्रांसलेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूकैरियोट्स की बात चल रही है जिसमें आपका रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन हुआ था डीएनए से डीएनए का, और आपका ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों तो होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के, लेकिन ट्रांसलेशन जो होता है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चरल जीन टाइप, अब स्ट्रक्चरल जीन के कौन कौन से टाइप होते हैं ये बात भी देखते हैं यूकैरियोट्स के केस में। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं आपके रहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब है कि वन जीन होगा, एक ही जीन होगा, एक ही ट्रांसक्रिप्ट, वन जीन वन ट्रांसक्रिप्ट, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वन ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक, पॉलीसिस्ट्रोनिक के केस में होता है मल्टीपल जीन इन वन ट्रांसक्रिप्ट, मतलब एक ही आरएनए में बहुत सारे जीन होंगे जो सिंथेसाइज हुआ है, और ये होता है ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल स्टार मार्क कर लेना। पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक के बारे में बहुत बार पूछा गया है, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक क्या होता है। तो यूकैरियोट्स के केस में याद रखना है हमेशा मोनोसिस्टोनिक होंगे। यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इंसान मोनोस्टोनिक एनकोड्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड, मतलब वन जीन होगा तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड ही सिंथेसाइज होगी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज, ठीक है, एंड स्प्लिट्स, ठीक है। और पॉलीसिस्टोनिक होगा तो मल्टीपल जीन है तो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन वन मींस पॉलीपेप्टाइड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक से ज्यादा जीन होंगे तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड भी सिंथेसाइज होंगे। अब जैसे ही जो हमने टर्मिनेशन रीजन पढ़ा था, एक क्लीन स्लाइड लेते हैं उसमें डिस्कस करते हैं इसको। देखो हमने जो टर्मिनेशन पढ़ा था यूकैरियोट्स के केस में भी सेम ही होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, उसमें रिक्वायरमेंट, इनिशिएशन में यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिन्हें कहा जाता है जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जीटीएफ, स्मॉल में जीटीएफ, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा होता है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में बहुत सारे इलोंगेशन आ जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का पढ़ेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का इलोंगेशन पढ़ेंगे। तो इसमें डिफरेंट काइंड के आरएनए पॉलीमरेज होंगे विद रिस्पेक्ट देयर जो वो सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइज करता है आपका राइबोसोमल आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइज करता है मैसेंजर आरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए को सिंथेसाइज करता है। उसी तरीके से आता है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन की बात करेंगे तो टर्मिनेशन यहां पर कुछ होता है आपका टर्मिनेशन रीजन पे, जिसमें आपका प्रेजेंट रहती है एक यू रिच रीजन, उस रीजन का नाम होता है एयू रिच रीजन, मतलब वहां पे एडेनिन और यूरेसिल के काफी ज्यादा रिच सीक्वेंस रहेंगे, एडेनिन यूरेनिन यूरेसिल इस तरीके से एयू रिच रीजन पे। अब टर्मिनेशन होने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि आपका XM1, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो मैंने कुछ एक ही बताया, XM1 एटसेट्रा, ठीक, इन एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जब टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन होने के बाद जो सिंथेसाइज होता है यूकैरियोट्स के केस में उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस आरएनए, HNRNA, ठीक है, याद रखना HNRNA, हेट्रोजेनस आरएनए, इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस आरएनए। अब हेट्रोजेनस आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर दो तरीके के रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं एक्सॉन, एक होते हैं इंट्रॉन। आरएनए हमारा सिंथेसाइज हो चुका है जिसे हमने नाम दिया हेट्रोजेनस आरएनए। ये एक तरीके का प्योरीफाइड नहीं है, ये एक तरीके का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब अभी इसके अंदर काफी ज्यादा मॉडिफिकेशन होंगे इस हेट्रोजेनस आरएनए के अंदर, ठीक है, इसलिए इसे कहा क्या कहा गया प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर। अब इसके अंदर दो तरीके के रीजन होते हैं, एक होता है एक्सॉन, एक होता है इंट्रॉन। इंट्रॉन को कहा जाता है नॉन कोडिंग रीजन्स, मतलब ये किसी चीज को कोड नहीं करेंगे। एक होते हैं कोडिंग रीजन का मतलब कि हेल्प करेंगे आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए से फाइनली आपके प्रोटीन तक ले जाने के लिए, एक्सॉन्स। तो जब इनका कोई मतलब ही नहीं दिया जाता है इंट्रॉन्स का, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो इनको रिमूव कर दिया जाता है, और फाइनली बीच में से जब ये रिमूव हो जाते हैं तो जितने भी एक्सॉन होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने बात करी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जिसमें आपका इनिशिएशन था, इलोंगेशन था और टर्मिनेशन था, ये हमने तीनों चीजों को डिस्कस करा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की। जब हमारा हेट्रोजेनस आरएनए सिंथेसाइज हो गया,
ठीक है, हेट्रोजेनस आरएनए सिंथेसाइज हो गया है, यहां पर हमने बात भी कर ली कि उसके अंदर कौन कौन से 2 रीजन है। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसका नाम होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो है ये रहेगा केवल और केवल यूकैरियोट्स के केस में। यूकैरियोट्स के केस में यूकैरियोट्स कंटेन करेंगे। प्रोकैरियोट्स के केस में ये नहीं रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रोकैरियोट्स डज नॉट कंटेन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये बात आपको बिल्कुल ही भूलनी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं हेटेरोजेनस आरएनए से फाइनली आपका मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए कैसे बनेगा। देखो, ये था आपका हेटेरोजेनस आरएनए, एचएनआरएनए। ठीक है, ये क्या था, एक तरीके का प्रिकर्सर। ठीक है, अब इस प्रिकर्सर से फाइनली आपका एक मैच्योर्ड आरएनए बनना है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसका नाम है, इसको नाम दिया हमने मैच्योर्ड। उसके लिए से 3 तरीके के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में। एक है इसका स्प्लाइसिंग, एक है इसका कैपिंग, एक है टेलिंग। तो सबसे पहले कौन सा होता है, सबसे पहले होता है आपका कैपिंग, फिर उसके बाद होता है उसकी टेलिंग, फिर थर्ड वन पे आता है आपका स्प्लाइसिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैपिंग जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि इसके 5 प्राइम एंड पे जो हेटेरोजेनस आरएनए है, इसके एक है इसका 3 प्राइम एंड और एक है इसका 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे फाइनली आकर के ऐड हो जाएगा एक कैप। इस कैप का नाम होता है मिथाइल ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैपिंग प्रोसेस में क्या होगा, एक कैप आकर के जुड़ जाएगा मिथाइल ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है, ध्यान रखिए। अब टेलिंग प्रोसेस में क्या होता है, टेलिंग प्रोसेस में पॉली ए टेल आकर के जुड़ जाती है, मतलब बहुत सारे ए आकर के ऐड हो जाते हैं, ए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है पॉली ए टेल, पॉली एडेनिन टेल। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, टेलिंग। ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये सब हेटेरोजेनस आरएनए के अंदर। इसको हमने क्या नाम दिया, कैपिंग। कैपिंग कहां होगी, 5 प्राइम एंड पे, ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट कैप आकर के 5 प्राइम एंड पे ऐड हो जाता है। पॉली ए टेल के केस में टेलिंग प्रोसेस होता है, बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज आकर के 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लाइसिंग की। स्प्लाइसिंग की जब हम बात करते हैं तो स्प्लाइसिंग की केस में इसके अंदर जो रीजन मैंने आपको बताए थे, कुछ रीजन कौन से हैं, इंट्रॉन्स हैं, कुछ रीजन एक्सॉन्स हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है। ठीक है, अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस में रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स जिन्हें हमने नाम दिया आपके नॉन कोडिंग रीजन्स, ये रिमूव हो जाते हैं। एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन, तो एक्सॉन की जॉइनिंग हो जाती है और इंट्रॉन्स रिमूव हो जाता है। ये इंट्रॉन्स यहां से ये पार्ट जो होता है ये रिमूव कर देता है, इसको रिमूव कर देंगे, इन तीनों को रिमूव कर देंगे यहां से और फाइनली ज्वाइन कर दिया जाएगा एक्सॉन को। तो इसके बाद बनेगा आपका कुछ इस तरीके का रीजन, जहां पे आपके एक्सॉन होंगे, दो एक्सॉन हो गए और यहां पर आपके पॉली ए टेल ऐड हो गई और यहां पर एक आपका कैप ऐड हो गया। ठीक है, इसका नाम दिया हमने मिथाइल ग्वानाइन ट्राइफॉस्फेट। ये था आपका 5 प्राइम एंड की तरफ और ये था आपका 3 प्राइम एंड की तरफ। तो ये जो बनता है इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, या फिर हम बात करें मैसेंजर आरएनए। और ये कैसे फॉर्म है, ये एक मैच्योर्ड फॉर्म है। ठीक है, हेटेरोजेनस आरएनए। ये आपका हेटेरोजेनस आरएनए से फाइनली आपका बन चुका है एक मैच्योर्ड आरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डन होता है। याद रखना है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में ही आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और उस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में 3 तरीके के प्रोसेस आते हैं। पहला है आपका कैपिंग, दूसरा है टेलिंग एंड थर्ड वन इज स्प्लाइसिंग। तो इन तीनों प्रोसेस को हमने डिस्कस करा, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। कैपिंग प्रोसेस, इट इज अ unusual nucleotide methyl guanine triphosphate is added at the 5 प्राइम एंड, ध्यान रखना है। टेलिंग प्रोसेस में पॉली एडिनाइलेशन होता है, मतलब पॉली ए टेल बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज आकर के 3 प्राइम एंड की तरफ ऐड हो जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज। दिस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ये एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इसमें एक टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एक एंजाइम होता है जो बहुत सारे एडेनिन को ऐड कर देता है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस में इंट्रॉन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं आर रिमूव्ड, एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंस आर लाइगेटेड एंड जॉइंड और इन अ डिफाइंड ऑर्डर। The fully processed messenger RNA is thus transported to the cytoplasm for the translation through the NPC in the nuclear membrane. अब आपका जो मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है एनपीसी के द्वारा। एनपीसी का मतलब होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर से फाइनली आउट कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए को साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपकी ट्रांसलेशन मशीनरी होती है और फाइनली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए से ट्रांसफर करती है एक प्रॉपर प्रोटीन के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है, हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करा, हमने यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करा, कंप्लीट। अब लास्ट में आपको एक टेबल
ये बहुत याद रखनी है। इस टेबल को आपको बिल्कुल अपने स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने रूम के अंदर चिपका लीजिए जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाएं। ये एक क्विक रिव्यू होने वाली है ये जो टेबल है। इसके अंदर मैंने सारी चीजें बता रखी है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, और आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें जितनी भी है वो सभी इस टेबल के अंदर है, आपको ध्यान रखनी है। लोकेशन, अकरेंस साइटोप्लाज्म नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस और इनकी न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। कपल विद ट्रांसलेशन, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन किसके अंदर कपल रहता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर सेपरेटेड रहता है। इसका क्या रीजन ये मैं आपको बता चुका हूँ। आरएनए पॉलीमरेसेस, इसमें 1 टाइप का आरएनए पॉलीमरेस, इसमें 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेस। इनिशिएशन फैक्टर, इसमें सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें इनिशिएशन के लिए बहुत सारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है आरएनए पॉलीमरेस सेकंड को प्रोमोटर तक रिक्रूट करने के लिए। जीन ऑर्गेनाइजेशन पॉलीसिस्टोनिक होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, इसमें मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं। डीएनए का क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, डीएनए इज सर्कुलर, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड रीजन, ट्रांसक्रिप्शन इज इजीली एक्सेसिबल। डीएनए इज लीनियर, associated with the histone protein to form a nucleosome, required chromatin remodeling for access. जेनेटिक स्ट्रक्चर, इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग आर द एब्सेंट इन जीन। यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती क्योंकि इनके अंदर नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट ही नहीं होते। इंट्रॉन्स आर जनरली प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर जीन। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द ट्रांसक्रिप्ट इज एसेंशियल मैसेंजर आरएनए रेडी फॉर द ट्रांसलेशन। यहां पर मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली सिंथेसाइज होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में पहले हेटेरोजेनस आरएनए बनेगा जो कि प्रिकर्सर होगा फाइनली आपका एक मैसेंजर आरएनए का, मैच्योर मैसेंजर आरएनए का। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन मतलब स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग प्रोकैरियोट्स के केस में रिक्वायर्ड नहीं रहेगी, और यूकैरियोट्स के केस में काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कैपिंग की, टेलिंग की और स्प्लाइसिंग की। टर्मिनेशन मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म, रो डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ अ सिग्नल पॉली ए टेलिंग। मतलब आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के केस में यहाँ पे जो टर्मिनेशन रहेगा उसमें जो एंजाइम मैंने अभी आपको बताया था ना XM1 के बारे में, ये जो XM1 के बारे में बताया था मैंने आपको, अभी किधर गया, वेट अ मिनट, ये जो टर्मिनेशन हो रहा है बेटा यहाँ पे जो टर्मिनेशन होता है ना, ये XM1 जो एंजाइम है ये फाइनली टर्मिनेशन क्रिएट करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का। और इसके क्रिएशन में एक तरीके से जो पॉली ए टेल होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे पॉली ए टेल ऐड होती है, यहाँ पे जो AU रिच रीजन होता है, यू 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 यू, ठीक है। तो फाइनली जब आरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन AU रिच रीजन होगा, जो हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ टेम्पलेट लिया है उसके अंदर UU रिच रीजन होगा, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के अंदर कौन सा रीजन आएगा? ए, ठीक है, और ए भी होगा तो यहाँ पे यू 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 कुछ इस तरीके से रीजन आ जाएगा। उस रीजन को कौन पहचानता है, कौन है एंजाइम? ये XM1, और फाइनली टर्मिनेट करवा देगा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के केस में। तो इस टेबल को भूलना नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग एंड अपनी तैयारी को बायोनेक्टर्स के साथ बनाए रखिए और सब्सक्राइब करिए बायोनेक्टर चैनल को और लाइक करिए वीडियो को और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और आप लोग वीडियो देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बायोनेक्टर्स को, और इसी तरीके से फ्री नोट्स मिलते रहेंगे आपको, माइंड मैप्स मिलते रहेंगे, और MCQs और PYQs आपको समय समय पर अपडेट होते रहेंगे। और प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फेसबुक पेज का, उसे आप फॉलो कीजिए, और जिससे आपको नीट रिगार्डिंग, नीट एग्जाम से रिगार्डिंग, या फिर हम बात करें एनी काइंड ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम से रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बात करते हैं अनदर टॉपिक के ऊपर। सो बाय।